वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स का पार्ट 2। लेकिन पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले हम लोग पार्ट 1 का कुछ रिवीजन करेंगे कि पार्ट 1 में हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए थे। उनमें तो सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 में टॉपिक्स कवर किए थे अंकगणित, उसके बाद हमने टॉपिक कवर किया था डिस्कवरी ऑफ जीरो की खोज, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था अंक पद्धति, भारतीय गणित का इतिहास और इसके साथ कवर किया था आधुनिक प्रणाली। तो ये सारी प्रणालियां हमने पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी। अगर आप ये प्रणाली अगर ये सारी चीजें आप अगर नहीं पढ़े हो तो आप हमारे पार्ट 1 पे जाकर के एक बार विजिट जरूर करिए, उसके बाद ही आप पार्ट 2 देखिए, इससे आपको बेनिफिट बहुत होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पार्ट 2, जिसका फर्स्ट टॉपिक है कूटांक पद्धति। कूटांक पद्धति एक ऐसी पद्धति थी जिसके थ्रू ये जो गणितज्ञ थे वो जितने भी नंबर्स थे उनको वो क्या करते थे, शब्दों में या व्यंजकों में व्यक्त करते थे। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर्स को या गणित में किसी भी चीजों को शब्दों में या व्यंजकों में व्यक्त करने की जो विधियां होती है उस विधि को हम लोग कूटांक पद्धति के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है बीजगणित। देखिए गणित में ज्यादातर किसी भी चीजों का मेजरमेंट फिक्स होता है। अगर किसी भी संख्या को जिसका मान निश्चित ना हो तो उसको हम लोग x या y से डिनोट करके उसका अनिश्चित मान को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, या हम ये भी बता सकते हैं कि मान लो इस पेंसिल की जो लंबाई है वो x है। तो अगर हमें इसका निश्चित मान नहीं पता है तब हम ये इस वर्ड का यूज कर रहे हैं x और y। तो किसी भी गणित में अगर किसी चीज का अगर निश्चित मान जब हमें ज्ञात ना हो तो उसे ज्ञात करने से पहले उसे x और y मान लेते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी नंबर्स को डिनोट करते हैं तो इस गणित को हम बोलते हैं बीजगणित। एक और गणित इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो है हमारा अंकगणित। अंकगणित में हम उस टॉपिक्स को कवर करेंगे जिसमें हम सीधा हमें किसी भी चीज की वैल्यू पता हो। जैसे मान लो ये पेन है, इस पेन की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5, ये 4, ये 6 जो भी हमें गिवन हो या हमें पता हो उसे हम अंकगणित के अंदर देखेंगे, और ऐसे कुछ भी चीजें जो हमें पता ना हो वो हम देखेंगे बीजगणित के अंदर। इस टॉपिक हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है रेखागणित। जैसे कि रेखागणित के इतिहास के बारे में अगर हम दृष्टि डालें तो हमें ये पता चलेगा कि हमारे जो वैदिक काल थे, वैदिक काल के समय से ही हमें रेखागणित का सारा ज्ञान था। इसका एक मोस्ट अगर एग्जांपल हम देखें तो श्रीयंत्र है। जैसे कि श्रीयंत्र का उपयोग हम आज से नहीं, हमारे वैदिक काल से हमारे धर्म ग्रंथों में उसमें उपयोग हुआ है। तो श्रीयंत्र में आपने उसमें बहुत सारे सर्कल, उसमें ये बहुत सारे उसका डायग्राम आपने देखा होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें जब उसमें पहले से उपयोग हो रही है तो रेखागणित का उपयोग हम वैदिक काल से करते आ रहे हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा बौधायन प्रमेय। इस प्रमेय की विशेषता ये है कि इस प्रमेय में हम जैसे कुछ डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जैसे आपका एक डायग्राम हो गया, इसमें मोस्ट आयत का उपयोग किया जाता है। ये एक आयत है। इस बौधायन प्रमेय के अनुसार एक आयत पर बने वर्ग का क्षेत्रफल बाकी दोनों आयतों के भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। अगर मैं इसको सीधा शब्दों में अगर आपको समझाऊं तो एक आयत का विकर्ण है, उसका जो स्क्वायर होगा, उसका जो वर्ग होगा वो दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। इसे हम बौधायन प्रमेय के नाम से जानते हैं। इसको हम एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है जैसे कि हम एक त्रिभुज लेते हैं। ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा जिस पर एक कोण जो होगा वो 90 अंश का कोण बनेगा। तो इस पर हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 धन आधार की घात 2। अगर यहाँ पे इसमें ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है, तो इससे हम इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बौधायन प्रमेय का कहीं ना कहीं से रिलेशन इन दोनों फॉर्मूले से है और इस
फॉर्मूले को हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। इसका ज्यादातर उपयोग हम तब करते हैं जब हमें कोई एक भुजा का, दो भुजा का मान ज्ञात हो और बाकी तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना हो, वहां पे हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। एक्सप्लेनेशन के बाद इसमें हम देखेंगे जैसे कि इसमें विकर्ण है, विकर्ण को हम यूज करेंगे डायगोनल का स्क्वायर, और इसमें भुजा को के लिए हम कोई भी एक चीज का यूज कर सकते हैं जैसे कि साइड, और इसमें भी साइड का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। या फिर अगर हम पाइथागोरस प्रमेय में आए तो पाइथागोरस थ्योरम में हम देखेंगे कर्ण को हम बोलते हैं हाइपोटेनस, लंबाई को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, और आधार को हम बोलेंगे बेस। तो आधार को b का स्क्वायर, p का स्क्वायर और h का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होगा। ये हमारा बौद्धायन प्रमेय है। इतने सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है पाई का भारतीय इतिहास। हिस्ट्री ऑफ पाई। इसमें हम देखेंगे कि जितने भी लोगों ने पाई की खोज के लिए भारत में जो योगदान दिया उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें से एक पहला जो प्रमुख नाम है वो है हमारा आर्यभट्ट का है। आर्यभट्ट ने पाई का लगभग एक निश्चित मान उन्होंने ज्ञात कर लिया था, जो कि 3.1416 के आसपास उन्होंने निकाला था। इसके बाद हमारे जो दूसरे गणितज्ञ होंगे वो है भास्कराचार्य। भास्कराचार्य जी ने लगभग अपने ग्रंथ लिखा जिसका नाम था लीलावती, और लीलावती ग्रंथ में उन्होंने पाई का लगभग एक मान निकालने की कोशिश की थी, जिसका भी लगभग मान 3.1416 के आसपास था। इसके बाद हमारे जो तीसरे भारतीय गणितज्ञ थे वो है स्वामी भारतीय कृष्ण तीर्थ। स्वामी भारतीय कृष्ण तीर्थ ने एक अलग ही थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि पाई का जितना भी मतलब उन्होंने अपने धर्म ग्रंथ में पाई को कुछ इस टाइप से डिस्क्राइब किया कि पाई की जो वैल्यू है या पाई का जो मान है वो लगभग भगवान शिव शंकर की स्तुति के बराबर है, या तो फिर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति के बराबर है। यहाँ तक कि भारतीय स्वामी जो कृष्ण तीर्थ जी जो थे, इन्होंने पाई का जो मान है वो दशमलव के बाद 32 अंक तक का मान ज्ञात किया। ये इनकी एक विशेषता है कि आज तक इनके जैसा मतलब किसी ने भी 32 अंक तक का एकदम एग्जैक्ट जो वैल्यू था वो फाइंड नहीं कर पाए। इसके बाद गणितज्ञ थे वो हैं श्रीनिवासन रामानुजन ने भी अपनी थ्योरी में गणित के कुछ सन्निकट मानों को निकाल लिया था। तो ये हमारे भारतीय इतिहास में पाई की खोज करने वाले कुछ गणितज्ञ हैं जिनका पाई की खोज में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है त्रिकोणमिति, या फिर जैसे हम इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मैथ्स का एक पार्ट है, गणित की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम उसमें बनने वाले कोण और उसकी भुजाओं या फिर हम उसके एंगल्स और उसमें बनने वाले जो साइड्स हैं उसके बारे में हम इसमें डीपली डिस्कशन करेंगे। तो इसमें जो हमारे कुछ भारतीय गणितज्ञ थे जिन्होंने त्रिकोणमिति की खोज में बहुत अपना योगदान दिया, उनका नाम कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि उनका नाम है वराहमिहिर और आर्यभट्ट। ये कुछ भारतीय ऐसे गणितज्ञ थे जिनके ऊपर हमारे ट्रिग्नोमेट्री की जो खोज है वो डिपेंड करती है। इन्होंने इस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म को एक लेवल से बढ़ा करके दूसरे लेवल तक पहुंचाया। तो अब तक के इतने सारे टॉपिक्स में हमारा जो इस पार्ट 2 का जो इंट्रोडक्शन पोर्शन था वो लगभग अब खत्म हो चुका है। इस पार्ट 2 में हम जितनी भी सारी चीजें पढ़े उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। वो क्विक रिवीजन में हम फर्स्ट टॉपिक हम पहले स्टार्ट करते हैं कूटांक पद्धति। कूटांक पद्धति वो पद्धति होती है जिसमें हम किसी भी नंबर सिस्टम को या नंबर्स को हम शब्दों के रूप में प्रयोग करते हैं, वो कूटांक पद्धति कहलाती है। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा है वो है हमारा बीजगणित या फिर अलजेब्रा। इसमें हमने किसी भी चीज को x और y से डिनोट किया था। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो हमने पढ़ा अंकगणित। अंकगणित में सीधा किसी भी चीज को हम नंबर से डिनोट कर देते हैं। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा वो है हमारा बौद्धायन प्रमेय। बौद्धायन प्रमेय में हमने पढ़ा था कि एक जो आयत होता है उस आयत का जो वर्ग होता है वो बाकी दोनों आयतों के वर्ग के योग के बराबर होता है।
ये बौधायन में हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा रेखा गणित। रेखा गणित में हमने देखा था कि एक श्रीयंत्र की बात की गई थी हमने। रेखा गणित में रेखा गणित का मेन जो मकसद होगा वो सीधा यहीं से स्टार्ट होगा कि हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हुई है आज तक रेखा गणित में, वो सारी चीजें हमारे वैदिक धर्म ग्रंथों में निहित है, जिसका उपयोग हम आज भी श्रीयंत्र के रूप में करते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो पाई का इतिहास है। पाई के इतिहास में 4 महत्वपूर्ण भारतीय गणितज्ञों ने अपना जो योगदान दिया था, उनमें कुछ का नाम है आर्यभट्ट, भारती कृष्णतीर्थ, भास्कराचार्य और श्रीनिवासन रामानुजन। इन चारों लोगों ने अपना जो महत्वपूर्ण योगदान भारतीय पाई की खोज में दी थी। तो आज की इस क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जितने भी डाउट्स हो, उस डाउट्स को अगर आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। हम जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपको अगर इस क्लास के अगर नोट्स चाहिए तो वो नोट्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से इस नोट्स को ले सकते हैं।